पश्चिम बंगाल के मालदा सिटी का 16 माइल गांव। तारीख 28 फरवरी 2021। वक्त सुबह के 6 बजे। दो मंजिला एक गोदाम में आसिफ प्लाईवुड से ताबूत बना रहा था। दोपहर करीब 12 बजे उसकी अम्मी ने खाना खाने के लिए आवाज दी। आसिफ बगल में अपने घर पहुंचा और अब्बू जावेद अली, अम्मी ईरा बीबी, बड़े भाई आरिफ, छोटी बहन आरिफा, दादी अलेक्जन के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद आसिफ ने सभी को संतरे का जूस पिलाया, लेकिन खुद नहीं पिया। दरअसल उसने इस जूस में बेहोशी की दवा मिलाई थी। जूस पीने के कुछ मिनटों बाद ही पांचों अपनी अपनी कुर्सियों पर अधमरे से झूलने लगे। ये देखते ही आसिफ अब्बू के पास गया और धीरे से कान में बोला, देख लिया ना अब्बू, मेरी बातें न मानने का यही अंजाम होता है। इसके बाद वो बारी बारी से सभी को घसीट कर गोदाम ले गया और वहां पड़े ताबूतों में पॉलिथीन लगाकर सभी को उनमें डाल दिया। हर ताबूत के ढक्कन में एक छेद भी था। आसिफ ने इन्हीं छेदों से ताबूतों में पानी भर दिया। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। आसिफ ताबूतों के पास सोचने लगा, सभी मर चुके होंगे, अब इन्हें दफनाना होगा। तभी एक ताबूत में हलचल हुई। ये देखते ही आसिफ पिस्टल ले आया और ताबूत पर तान दी। फिर धीरे से ढक्कन हटाया तो आरिफ उठ खड़ा हुआ। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। फिर आरिफ ने अम्मी, अब्बू, बहन और दादी के बारे में पूछा तो आसिफ हंसते हुए बोला, सभी इसी ताबूत में हैं। आरिफ ताबूत में लाशें देखते ही रोते हुए जमीन पर बैठ गया। आसिफ ने उसे एक अश्लील वीडियो दिखाते हुए कहा, यहां से चले जाने में ही तेरी भलाई है, वरना वीडियो वायरल कर दूंगा। दरअसल ये वीडियो आरिफ और उसकी गर्लफ्रेंड सुल्ताना का था। वीडियो देखते ही आरिफ चुपचाप वहां से कोलकाता के लिए निकल गया। इधर आसिफ ने एक एक करके सभी लाशों को ताबूत से निकाला और लोहे की रॉड से पीटने लगा। जब उसे विश्वास हो गया कि सब मर चुके हैं, तब उसने एक डंडे से लाश की लंबाई नापी। फिर फावड़ा उठाया और गोदाम में ही 6 फीट गहरा, 12-13 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा। फिर बड़बड़ाया, 6 फीट गहरा है, न तो कभी बदबू आएगी और न किसी को कुछ पता चलेगा। फिर लाशों के ऊपर 7-8 ढक्कन केमिकल छिड़क कर फावड़े से गड्ढा भर दिया। तब तक सुबह के 4 बज गए थे। सभी को दफनाने के बाद आसिफ नहाया और नींद की दवाई लेकर सो गया। ये वही दवाई थी जो आसिफ ने जूस में मिलाई थी। उधर आरिफ करीब 17 दिन कोलकाता के एक होटल में रहा। जब उसके पैसे खत्म हो गए तो उसने अपने मामा शीश मोहम्मद को फोन कर कहा, मामा, मैं कोलकाता में हूं, आपके घर आ जाऊं क्या? शीश मोहम्मद ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है। आरिफ फोन रखते ही मामा के घर के लिए निकल गया। करीब 17 दिन बाद आरिफ कोलकाता से अपने मामा के घर झारखंड के बरहरवा पहुंच गया। 2-3 दिन बीत गए। आरिफ गुमसुम सा एक कमरे में बैठा रहता था। मामा शीश मोहम्मद ने आरिफ से पूछा, जब से तुम कोलकाता से आए हो कमरे में गुमसुम बैठे रहते हो, सब ठीक है ना? परीक्षा में फेल तो नहीं हो गए हो? नहीं नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, बस तबीयत ठीक नहीं है, उखड़ा सा जवाब देते हुए आरिफ कमरे की तरफ जाने लगा। शीश मोहम्मद ने फिर पूछा, महीने भर से दीदी जीजा का मोबाइल क्यों बंद है? आसिफ से पूछ लो मामा, मैं तो कोलकाता में था, मुझे कुछ नहीं पता। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए आरिफ बोला। शीश मोहम्मद ने फौरन आसिफ को फोन किया और पूछा, दीदी जीजा जी कहाँ हैं, उनका फोन बंद है। आसिफ गुस्से में बोला, सभी लोग अमेरिका चले गए, जब वहां नया नंबर मिल जाएगा तब बता दूंगा। शीश मोहम्मद सोचने लगे, अमेरिका जाने से पहले दीदी ने एक फोन भी नहीं किया। उधर अब 15 दिन बाद आसिफ घर से निकला और पास के बाजार में एक होटल वाले के पास गया। काउंटर पर बैठे मैनेजर से बोला, मैं जब भी फोन करूं खाना घर भेज देना, पैसे की चिंता मत करना, मैं 2 गुना दूंगा। अम्मी अब्बू सब अमेरिका चले गए हैं, घर पर कोई खाना बनाने वाला नहीं है। होटल वाले ने हामी भर दी और रोज आसिफ का खाना घर भेजने लगा। हालांकि आसिफ किसी को भी घर के अंदर आने नहीं देता था। ऐसा करते करते करीब 3.5 महीने बीत गए। एक दिन आसिफ ने शीश मोहम्मद को फोन पर कहा, मामा, बनाने के लिए जो 2,80,000 रुपए आपसे लिए थे, वो आज ही आकर ले जाओ। शीश मोहम्मद 3-4 दिन बाद आसिफ के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। आसिफ ने खिड़की से झांक कर देखा और आग बूला हो गया। चीखते हुए बोला, उस दिन क्यों नहीं आए थे? अब जब बुलाऊंगा तभी आना। धीमी आवाज में शीश मोहम्मद बोला, अरे मेरी दीदी का घर है, जब मन करेगा तब आऊंगा, आज आ गया हूं तो पैसे दे दो। आपको मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? जो कह रहा हूं वो करो, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, चुपचाप चले जाओ, जब मैं फोन करूं तभी आना। खींचते हुए आसिफ बोला
और खिड़की बंद कर ली। आसिफ के हाव भाव पर शीश मोहम्मद को शक हो गया। आसिफ के दरवाजे पर ही उसे पड़ोसी नौशाद अली मिल गया। बोला, तुम्हारे दीदी जीजा तो फरवरी के महीने में ही अमेरिका चले गए। तुम्हारी दीदी ने हम सबको अमेरिका का टिकट भी दिखाया था। शीश मोहम्मद बोला, अभी तो आसिफ है, लेकिन घर के अंदर भी नहीं आने दिया। कह रहा है कि खतरनाक आदमी है, वो जो बोलेगा वही करना होगा। बड़बड़ाते हुए शीश मोहम्मद बरहरवा लौट गया। घर पहुंचते ही उसने आरिफ को बुलाया और बोला, आज आसिफ से मिलने गया था। उसने घर के अंदर घुसने भी नहीं दिया। कह रहा था कि खतरनाक आदमी है, जब वह पैसे देने के लिए बुलाएगा तभी मुझे जाना होगा। दीदी जीजा से बात किए हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आखिर बात क्या है? तुम भी बदले बदले से हो, सूखते जा रहे हो। शीश मोहम्मद आरिफ से पूछा कि आखिर बात क्या है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। ये सुनते ही आरिफ की आंखें भर आईं। शीश मोहम्मद डांटते हुए बोला, दीदी जीजा से मेरी बात कराओ। अमेरिका में 4 महीने से उन्हें नया नंबर नहीं मिला क्या? आसिफ अब तक अमेरिका क्यों नहीं गया? सब कुछ सच सच बताओ, वरना मेरे घर से चले जाओ। शीश मोहम्मद की बात सुनते ही आरिफ फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मामा, आसिफ ने 28 फरवरी की शाम सभी को पानी में डुबोकर मार दिया। उसने हम सबको जूस में कुछ मिलाकर पिलाया था। जब सब बेहोश हो गए तो उसने ताबूत में पानी भरकर सभी को उसमें डाल दिया। मैं बच गया तो उसने मुझे मारा और घर से भगा दिया। धमकी भी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो गर्लफ्रेंड के साथ मेरा अश्लील वीडियो वायरल कर देगा। मेरी गर्लफ्रेंड सुल्ताना को भी मार देगा। आरिफ की बात सुनते ही शीश मोहम्मद ने नौशाद अली को मिलने के लिए बुलाया। सभी ने मिलकर तय किया कि पुलिस में कंप्लेन करेंगे। 19 जून 2021 की रात करीब 8 बजे शीश मोहम्मद, आरिफ और नौशाद अली कालियाचक थाने पहुंचे। उस वक्त इंस्पेक्टर पवित्र महतो ड्यूटी पर थे। रिपोर्ट लिखते लिखते रात के करीब 1 बज गए। फौरन कालियाचक पुलिस मालदा जिले से फोर्स लेकर 16 माइल के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचते ही पुलिस ने आसिफ के घर को चारों तरफ से घेर लिया। फिर दरवाजा तोड़ा गया। पूरे घर में अंधेरा था। पुलिस ने लाइट जलाकर देखा, आसिफ गोदाम के एक कोने में रखी चौकी पर सो रहा था। बिस्तर पर दर्जन भर हार्ड डिस्क, एप्पल लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पड़े थे। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई। आसिफ के खिलाफ 302 यानी हत्या, 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर और 201 यानी सबूत को छुपाने की धाराएं दर्ज कर पूछताछ शुरू हुई। केस के लिए 3 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स बनाए गए। इन्हीं में से एक थे सब इंस्पेक्टर राकेश बिस्वास। सब इंस्पेक्टर ने आसिफ का कॉलर पकड़कर पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे अम्मी अब्बू? सच सच बता दे सब। आसिफ चीखते हुए बोला, मुझे नहीं पता अम्मी अब्बू कहाँ हैं। मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग बेवजह मुझे यहां ले आए हो। ये सुनते ही सब इंस्पेक्टर राकेश बिस्वास गुस्से में डंडा दिखाते हुए बोले, सच नहीं बोलेगा तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। आसिफ को थाने लाकर सब इंस्पेक्टर राकेश बिस्वास ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। अब आसिफ समझ चुका था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो फिर चीखते हुए बोला, हाँ हाँ, मैंने ही सभी को मारा है। सब मेरे दुश्मन थे, इसलिए मार दिया। लाश का क्या किया? सब इंस्पेक्टर बिस्वास ने पूछा। गोदाम में दफना दी, ठसक भरी आवाज में आसिफ बोला। सब इंस्पेक्टर ने सीनियर ऑफिसर्स को फोन पर बताया कि चारों बॉडी गोदाम में ही दफनाई हैं। फौरन पुलिस फोर्स को आसिफ के घर भेज दिया गया। इधर कालियाचक पुलिस भी आसिफ को लेकर उसके घर पहुंची। तभी आरिफ और शीश मोहम्मद भी वहां पहुंच गए। आसिफ ने पुलिस को वो जगह दिखाई जहां लाशों को दफनाया था। करीब 50 पुलिस वाले फावड़ा लेकर खुदाई करने लगे। 8 फीट खुदाई करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। फौरन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर विश्वास को शक हुआ कि आसिफ झूठ बोल रहा है। एक कांस्टेबल ने आसिफ का कॉलर पकड़कर घसीटना शुरू किया तो वो चीखते हुए बोला, वहां नहीं, यहां दफनाया है। आसिफ के गर्दन पकड़ते हुए इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर विश्वास बोले, अब की बार झूठ बोला तो खाल उधेड़ दूंगा। पुलिस वाले फिर खुदाई करने लगे। करीब 5.5 फीट खुदाई होते ही कुछ नजर आया। मिट्टी हटाकर देखा तो कंकाल बन चुकी 4 लाशें मिली। चेहरा पूरी तरह से गला हुआ, कहीं पर भी मांस नहीं। सिर में थोड़े थोड़े बाल थे। पुलिस ने आरिफ, शीश मोहम्मद और नौशाद अली से पूछा, इन लाशों को पहचान पा रहे हो? हुलिया और लाशों की लंबाई देखते ही आरिफ फूट फूट कर रोने लगा। शीश मोहम्मद बिलखते हुए बोले, ये इसके अम्मी, अब्बू, बहन और दादी हैं। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक टीम ने लाशों को सीज किया और सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। पुलिस आसिफ, आरिफ को लेकर थाने लौट आई। सब इंस्पेक्टर बिस्वास ने आरिफ से पूछा,
अपने भाई के बारे में सब बताओ। आरिफ रुंधे गले से बोला। साहब, ये बचपन से ही अकेले रहता था। स्कूल में भी किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। बैग में हमेशा स्क्रू ड्राइवर रखता था। उसे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक है। 10वीं के बाद एक डिप्लोमा कोर्स भी किया। उसके बाद से ही रिसर्च में जुटा रहता था। सब इंस्पेक्टर बिस्वास ने पूछा, सबसे अमेरिका जाने का क्यों कहता था? आरिफ ने फिर बोलना शुरू किया। दिन रात रिसर्च करता था। फिर एक दिन बोला, अमेरिकी एरोनॉटिक्स कंपनी नासा से एक प्रोजेक्ट का ऑफर आया है। इसके लिए 23 लाख रुपए की जरूरत है। घर वालों को भी साथ ले जाएगा। अब्बू ने गांव की सारी जमीन बेचकर पैसा दे दिया। फिर वो गोदाम अपने नाम कराने की बात करने लगा। अब्बू ने वो भी कर दिया। तू पुलिस के पास पहले क्यों नहीं आया? सब इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा। एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड सुल्ताना को घर लेकर आया था। आसिफ ने चुपके से हमारे प्राइवेट वीडियो बना लिए। फिर धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वीडियो वायरल कर देगा, सुल्ताना को भी मार देगा। सब इंस्पेक्टर राकेश बिस्वास ने आसिफ के भाई आरिफ को भी थाने बुलाकर पूछताछ की। पुलिस ने आरिफ के टावर लोकेशन, सीडीआर और डिटेल्स को खंगाले तो पता चला कि 28 फरवरी के बाद उसकी लोकेशन कोलकाता और झारखंड थी, जबकि आसिफ की लोकेशन 28 फरवरी के बाद से घर या उसके आसपास की थी। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि कातिल आसिफ ही है। सब इंस्पेक्टर राकेश बिस्वास ने आसिफ से पूछा, पूरे परिवार को क्यों मारा? आसिफ बोला, ये सब मेरे दुश्मन थे। अब्बू ने बहन की शादी के लिए 10 लाख रुपए रखे थे। अमेरिका जाने के लिए मांगे तो अब्बू ने मना कर दिया। मैंने उन्हें समझाया भी, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। उसी के बाद मैंने इंग्लिश मूवी देखकर सभी को मारने का प्लान बनाया। पुलिस ने ऑरेंज जूस बेचने वाले दुकानदार, प्लाईवुड बेचने वाले सप्लायर और बेहोशी की दवा देने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज किया। सभी ने कहा कि आसिफ ने ये सारी चीजें घटना से कुछ दिन पहले खरीदी थीं। डॉक्टर ने पुलिस को बताया। आसिफ पहले नींद की टैबलेट की केवल एक स्ट्रिप ले जाता था। फरवरी में वो कहने लगा कि 2 चाहिए। मैंने मना किया तो गुस्से में कहने लगा कि बार बार आने का टाइम नहीं मिलता। उसके अब्बू से भी बात हुई तो वो बोले कि नासा के प्रोजेक्ट पर दिन रात लगा रहता है, इसलिए कभी कभी जरूरत पड़ जाती है नींद की दवाई की। सारे सबूत जुटाने के बाद कालियाचक पुलिस ने आसिफ के खिलाफ 26 अगस्त 2021 को मालदा सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब 4 साल तक ये मामला चला। सरकारी वकील बिवस चटर्जी ने दलील देते हुए कोर्ट में कहा, एक 19 साल का लड़का ऐसे कत्ल कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। भारत में यह शायद पहला ऐसा मामला होगा जिसमें इतने प्लान तरीके से क्राइम को अंजाम दिया गया। 1 डेढ़ महीने पहले परिवार को खत्म करने की प्लानिंग की। मार्केट से प्लाईवुड खरीद कर लाया और घर वालों को बताया कि गोदाम में प्लाईवुड से कमरा बनाएगा। एडवोकेट चटर्जी ने आगे कहा, माय लॉर्ड, इस घर को यदि आप देखेंगे तंग रह जाएंगे। 2 मंजिला मकान पूरी तरह से किसी अनाज के गोदाम की तरह बनाया गया है। कोई खिड़की नहीं। दाखिल होने के लिए एक मेन गेट और छोटा सा दरवाजा है, जिससे आरोपी के पुराने घर का रास्ता है। जिन लोगों का कत्ल किया गया वह भोले भाले थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बेटे पर अंधा विश्वास करते रहे। इसने घर अपने नाम करवा लिया। कत्ल के बाद सभी को उसी घर में दफनाया और 4 महीने तक खुद भी उसी घर में रहा। कत्ल करने के बाद उस घर में दफनाकर 4 महीने तक रहना, खाना पीना, सोना, ऐसा कोई शैतान ही कर सकता है। बचाव पक्ष के वकील ने टोकते हुए तर्क दिया, माय लॉर्ड, ये पूरी कहानी पुलिस ने गढ़ी है। मेरे मुवक्किल ने अगर ये सब किया है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 4 कत्ल हो गए और किसी को भनक भी नहीं पड़ी? एडवोकेट चटर्जी फिर बोले, माय लॉर्ड, मैं बचाव पक्ष के वकील को यह बताना चाहता हूं कि आरिफ ने खुद ताबूत के अंदर 4 लाशें देखी थीं। आरिफ ने जूस बहुत कम पिया था। वो जिम जाता था, फिजिकली काफी फिट था, इसलिए बच गया। अगर वक्त पर उसको होश ना आता तो इस केस के बारे में किसी को पता ही न चलता। आरोपी कितना हिंसक है इसका अंदाजा इस बातें से लगाया जा सकता है कि उसने सभी के कत्ल के बाद लाठी रॉड से लाशों को पीटा, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि सभी मर चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कलेजा, पेट, छाती, सभी पर चोट के निशान मिले हैं। इस तरह के आदमी का इस समाज में जीने का कोई हक नहीं है। बचाव पक्ष में एडवोकेट ने तर्क दिया, आसिफ की उम्र घटना के वक्त महज 19 साल थी। अभी वह 24 साल का है। इसके आचरण में बदलाव की पूरी गुंजाइश है, इसीलिए मेरे मुवक्किल को कम से कम सजा दी जाए। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद मालदा कोर्ट के सेशन जज सुबेव बनर्जी ने 16 मई 2025 को आसिफ को दोषी करार दिया। जज बनर्जी ने आसिफ से कहा,
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, चश्मदीद गवाह सभी इस बात को पुष्टि करने के लिए काफी हैं कि ये खूनी खेल तुमने ही रचा था। तुम्हारी उम्र अभी 24 साल है। क्या तुम्हारे आचरण में बदलाव की कोई गुंजाइश है? ठसक भरी आवाज में आसिफ बोला, मुझे पुलिस ने जानबूझकर फंसाया है। सुनते ही जज बनर्जी ने आसिफ के वकील से कहा, हम आरोपी के आचरण में सुधार को लेकर एक मौका देना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जज सुभयू बनर्जी ने कहा कि आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। इजाजत मांगते हुए सरकारी वकील बिवस चटर्जी बोले, मान लीजिए कि आप आसिफ को उम्र कैद की सजा देते हैं। 14 साल या 20 साल बाद वह जेल से निकल कर आ जाएगा। फिर वह अपने गांव में खुलेआम घूमेगा तो लोग घर से निकलने में डरेंगे। वो अपने भाई को तो मार ही देगा, साथ ही गांव के और लोगों को भी मार डालेगा। जिसने 19 साल की उम्र में ही कत्ल का ऐसा शातिराना प्लान बनाया, वो आगे क्या करेगा? उसे फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। सरकारी वकील बिवस चटर्जी के तर्क से सहमत जज सुयसु बनर्जी ने 17 मई 2025 को इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी विरल से विरलतम मानते हुए आसिफ को मृत्युदंड की सजा सुनाई। हालांकि आसिफ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जब पुलिस आसिफ को कोर्ट कैंपस से जेल ले जाने लगी, तो वह चीखते हुए सब इंस्पेक्टर राकेश बिस्वास से बंगाली में बोला, अब खुश होना, ये तो सेशन कोर्ट है। आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी तो है ना। फिलहाल यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आसिफ पश्चिम बंगाल की मालदा जेल में बंद है। उसका भाई आरिफ झारखंड में अपने मामा शीश मोहम्मद के साथ रहता है। उनका कहना है कि आरिफ इस घटना के बाद से गहरे सदमे में है। अब वो किसी से भी इस बारे में बात नहीं करता। दोस्तों, यह सच्ची कहानी, पुलिस चार्जशीट, कोर्ट जजमेंट, आरिफ के मामा शीश मोहम्मद, चाचा नौशाद अली और अजीजुर रहमान, सब इंस्पेक्टर राकेश बिस्वास और एडवोकेट बेवस चटर्जी से बातचीत पर आधारित है। अगर आपको आज की सच्ची घटना की जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बदाम जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए कुछ और भी सच्ची घटना सुना सके। धन्यवाद।